सिंगल बॉन्ड केवल पेप्टाइड बॉन्ड, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया एक एडिशनल बॉन्ड बढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ जाते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, एडिशनल बॉन्ड कौन से होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है अगर कहा जाए कि ज़्यादातर एंजाइम किस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, इसमें बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और आगे देखिए इट प्रोवाइड फंक्शनल एक्टिविटी, लिखा हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फंक्शनल एक्टिविटी टू द प्रोटीन। जैसे एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं एंजाइम, ठीक है, रिएक्शन को चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो एंजाइम को प्रोटीन्स को वर्क करना है तो उसको किस स्ट्रक्चर में होना है? टर्शियरी। और टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो शेप होती है वो ग्लोब्यूलर होती है, ग्लोब्यूलर शेप। ग्लोब्यूलर का मतलब समझ रहे हैं? गोल जो गोल होता है उसका गोला, ठीक है, बॉल ऑफ गोल की तरीके से है, लाइक बॉल ऑफ गोल। ठीक है, कितने बॉन्ड होंगे इसमें आप लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड मिलेगा, ये बेसिक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, साथ में एडिशनल बॉन्ड जो बढ़ेंगे वो बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया। उसी को आप क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर। ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उनके ऊपर, उनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो वो नॉन पोलर बनेगा, ठीक है। हाँ, डाइसल्फाइड बताइए। प्रोटीन लिखा हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? दो सल्फर मॉलिक्यूल। जानती है जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड किसके बीच में है? तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सीधी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कैसे हो जाती है? हेलिक्स में। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं, इन अमीनो एसिड में जो कि सभी में आर ग्रुप है, सभी में क्या है? आर ग्रुप। तो अगर आर ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, कौन सा बनाएगा? पहला अमीनो एसिड और चौथा, पहले और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, दूसरे और पांचवें के बीच में डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ क्या फोर्थ हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये सीधी लाइन जो है वो हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ कोई आर ग्रुप लगा, उसमें क्या लगा है? सल्फर। यहाँ आर ग्रुप है, उसमें क्या? सल्फर। देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है प्रोटीन चेन में तो आपस में डाइसल्फाइड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आर ग्रुप कैसा है? आयनिक है। कैसा है? आयनिक, ठीक है, पोलर है, तो वो आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे अमीनो एसिड आपस में आयनिक बॉन्ड बनाए। समझ में आ रहा है? तो यही आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ये एंजाइम किस स्ट्रक्चर में होते हैं? ज़्यादातर टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे देखिए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कौन सी है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, क्या ये एक सिंगल प्रोटीन चेन से बनती है? तो बताएंगे नहीं, ये दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन की जब चेन आपस में जुड़ती हैं तब बनता है क्वार्टरनरी। एक सिंगल प्रोटीन की चेन है, उसको फोल्ड होगी, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगी, और ज़्यादा फोल्ड होगी वो टर्शियरी में आ जाएगी, ठीक है। देखिए समझाइए नीचे वाला बाय सेवरल मोर देन वन,
ये पॉलीपेप्टाइड चेन आप कहेंगे एक से ज़्यादा है, ये किस स्ट्रक्चर में होगी? जो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकती है सब। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। हीमोग्लोबिन में क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा प्रोटीन वाला ना, तो कोई समस्या नहीं होगी। ये प्रोटीन कंप्लीट हो गया, आप सीधे आ जाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसमें पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, पूरा एक साथ बड़ा सा टॉपिक है। उसको ख़त्म करने के बाद एंजाइम पढ़ा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये तब चैप्टर फिनिश होगा। आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं चलेगा ना? क्या है? नहीं चलेगा। तो मैं आपको 4:15 बजे छोड़ दूँगा, क्योंकि हमको भी काम है और बहुत थकान भी है। आज मैं डायरेक्ट आया हूँ, मैं आने के मूड में नहीं था, लेकिन चूँकि केमिस्ट्री नहीं चल रहा है तो हमने कहा कम से कम पढ़ा दें। बड़ा दूर से आए, दिल्ली गए थे, डायरेक्ट आए, 1 बजे पहुँचे, सोए भी नहीं। और बताइए। हाँ हाँ, अल्फा बीटा मतलब किस में सेम रहते हैं? अल्फा, सुन लीजिए ध्यान से, अल्फा स्ट्रक्चर, इधर देखिए, अल्फा, अरे हमारी बात में सुनो। चाहे प्रोटीन जब टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है, टर्सरी, ठीक है, तो उसमें अल्फा बीटा जो स्ट्रक्चर नहीं नज़र आएगा आपको। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में है प्रोटीन, तो उसमें अगर 4 प्रोटीन की चेन आपस में जुड़ी हुई हैं, तो चारों जो है वो या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो सकती हैं या टर्सरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी में बहुत रेयर होती हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जितनी प्रोटीन जुड़ती हैं वो आपस में किस स्ट्रक्चर में होती हैं? पहले से टर्सरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, एक से ज़्यादा होना चाहिए बस। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी है, पूरा बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन, यहाँ लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? मैक्रो की माइक्रो? बताइए, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो बायोमॉलिक्यूल की माइक्रो? हाँ, क्या कह रहे हैं? दोनों है, ये दोनों हैं, मैक्रो भी है और माइक्रो, क्योंकि जब इसमें आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड, ये क्या है? माइक्रो है। फिल्टर पेपर से नीचे पॉलीसैकेराइड जो पढ़ते हैं हम, वो क्या है? मैक्रो में आता है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा। समझ में आया? इसमें 3 टाइप हैं, तो ये दोनों टाइप के मिलेंगे आपको। बायोमॉलिक्यूल है बैड कंटेन, इसमें क्या मिलेगा? कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है देखने को? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कभी नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे। अगर इसी की जगह पर कहा जाए प्रोटीन्स में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और क्या है? और है सल्फर भी हो सकता है। अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लगा हुआ है तो उस प्रोटीन में आपको सल्फर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट की 3 चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जनरल फॉर्मूला है CH2O का होल बाई, यहाँ पर लिख देंगे X। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है जो सारे कार्बोहाइड्रेट पर सेट होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मतलब हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। किसके हाइड्रेट हैं? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब समझते हैं, हाइड्रेशन क्या होता है? वाटर के साथ क्रिया कराना हाइड्रेशन है।
तो ये कार्बन के हाइड्रेट से, देखिए कार्बन लिखा है साथ में वाटर है, तो कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, हाइड्रेट्स, इसको वही रखो, कार्बन ही दिख जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, समझ में आया। तो कार्बोहाइड्रेट में आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो इसको 1, मतलब जो रेशियो वाटर में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वही यहाँ पर भी होता है, समझ में आ रहा है। एक डेफिनेशन तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दूसरी होती है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ रहे ना, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कहीं आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ में एल्डिहाइड भी रहेगा, एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन रहेगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या होता है, इस तरीके से इसका लिखते हैं फॉर्मूला CHO और CH2OH, ये हो गया 4 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर ये CHOH होता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो इसमें कितने OH ग्रुप लगा हुआ है, 5 OH ग्रुप का, एक एल्डिहाइड ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर यही फ्रक्टोज होता है तो ये CH2OH यहाँ C डबल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि सब सेम रहता है। ये फ्रक्टोज है, वो भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, या तो एल्डिहाइड होंगे या तो कीटोन्स। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब देखिए, सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूले पर सेट नहीं बनता है, उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज। लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो पेंटोज शुगर है, पढ़ते हैं ना, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन पेंटेनिक शुगर को पेंटोज शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये कार्बोहाइड्रेट तो है, बट डू नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, तो नहीं करता। देखिए C5H10O4 इसका फॉर्मूला है, डीऑक्सीराइबोज का C5H10O4। अगर यहीं पर राइबोज होगा तो वो फॉलो करेगा, क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन OH ग्रुप का डिफरेंस होता है ना। हाँ, वहाँ पर ये देखिए राइबोज में आपको यहाँ 5 मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 5, तो ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, तो हो गया 2:1। लेकिन यहाँ क्या है, 4 है, ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं आ रहा, ठीक है। इसके साथ देखिए बहुत सारे कुछ केमिकल हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। लिखेंगे उनका एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, ये ना, ये क्या है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, बट फॉलो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं, इसको देखिए, 2 है हाइड्रोजन और 1 क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2, इसमें भी फॉलो हो रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसलिए। अब कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, उसको समझिए जल्दी से, हटा दें ये सब।
पहला टाइप कौन सा है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। बता दो सर। मोनोसैकेराइड का मतलब सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिससे मिलकर के बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ओलिगोसैकेराइड इससे बनेगा और पॉलीसैकेराइड इससे बनेगा। तो कह सकते हैं ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? यूनिट है, ब्लॉक्स। तो आप यूनिट बोल सकते हैं, इकाई है। इकाई को क्या बोलते हैं? मोनोमर है। ये मोनोमर्स है किसके? ओलिगोसैकेराइड के और पॉलीसैकेराइड के। और ओलिगो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एंड पॉलीसैकेराइड, समझ जाएंगे, ठीक है। इसी से मिलके बनेगा ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आगे देखिए कितना कार्बन होता है मोनोसैकेराइड में? तो 3 to 7, 3 से लेकर के 7 कार्बन देखने को मिलेंगे। अभी समझा रहे एग्जाम्पल, ठीक है। और मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ये चीज समझ रहे हैं ना? प्रोटीन्स की आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा के ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन ये मोनोसैकेराइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ठीक है, और फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब जितने भी हैं इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हैं। ग्लूकोज को पानी के साथ रिएक्ट नहीं कराएंगे, पानी के साथ वो रिएक्ट करके ब्रेक डाउन नहीं करेगा। समझ में आया? उसका फिर क्या कराना पड़ेगा? ग्लूकोज को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। जानते हैं ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 अगर टूटता है तो ऑक्सीजन की वजह से टूटेगा, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा, ठीक है। एब्सेंस में टूटेगा तो कार्बोनेट फैट प्लस वाटर बनेगा, एब्सेंट में है तो लैक्टिक एसिड या फिर क्या बनता है? इथेनॉल। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से एक होता है। ग्लूकोज ही तो टूटता है, पढ़े हैं ना? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब फिर ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इसको तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। इसीलिए मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। समझ रहे ना? पॉइंट लिख लीजिएगा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। बाकी आगे जितने आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे सबको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकते। अब इसलिए कौन कौन से टाइप होते हैं मोनोसैकेराइड? कितने प्रकार हैं? लिखेंगे ट्रायोस, नाम है इसका, टाइप लिख रहा हूँ, टाइप, इसके प्रकार। इसके आधार पर ये सब प्रकार बता रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? मैंने कहा 3 कार्बन सबसे कम हो सकते हैं, तो अगर 3 कार्बन हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रायोस बोलेंगे, ऐसे सिंबल को। 4 कार्बन हैं तो टेट्रोस, और 5 कार्बन हैं तो पेंटोस हो गया। उसके बाद 6 पर हेक्सोस हो गया, और क्या होता है? हेप्टोस, ठीक है, हेप्टोस हो गया। ट्रायोस का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसका एग्जाम्पल ग्लिसरैल्डिहाइड। एक एग्जाम्पल और होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपको कोई बताएगा कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये दोनों? आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, इसको कहाँ पढ़ते हैं? ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर, समझ रहे ना? ग्लिसरैल्डिहाइड ये एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन। तो एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ये है, अगर उसमें कीटोन ग्रुप रहेगा तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा। कहा जाता है सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ये वाला है। सबसे सिंपलेस्ट में ये है, उसमें भी कौन सा? ये वाला। ये दोनों सबसे सिंपलेस्ट है। टेट्रोस का एग्जाम्पल इरेथ्रोस, इरेथ्रोस, इरेथ्रोस एक शुगर है। कहाँ की शुगर है? आरबीसी में होता है, ध्यान रखना है। आरबीसी
वाले शुगर का नाम डेक्ट्रोज, 4 कार्बन है। और इसी का एक दूसरा वर्जन का मतलब कीटोज ग्रुप, इलेक्ट्रोलोज। अगर कीटोनिक फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रोलोज है, ठीक है। पेंटोज हो गया, पेंटोज में डीऑक्सीराइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज हो गया, ठीक है। और एक और होता है जाइलोस, जाइलोस हो गया, कीटोनिक फॉर्म रहेगा तो जाइलोलोस, ठीक है। ये एल्डिहाइड होता है कीटोनिक फॉर्म, तो सब नहीं रखना है। लैक्टोज में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और बताइए गैलेक्टोज, मैनोज नहीं है, गैलेक्टोज, हाँ मैनोज भी होगा, मैनोज देखना पड़ेगा कौन सा सूत्र होता है। हेप्टोज, स्वीटोहेप्टुलोज, इसका एग्जाम्पल स्वीटोहेप्टुलोज। ये थोड़ा सा जनरल जानकारी के लिए रखिए, स्वीटोहेप्टुलोज। ये हो गया। इसके बाद आते हैं ऑलिगोसैकराइड। कितने ऑलिगोसैकराइड में क्या है, 2 से 10 मोनोसैकराइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, ऑलिगोसैकराइड। 2 मोनोसैकराइड भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, 4, 10 तक मोनोसैकराइड आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कितना कार्बन हो सकता है, बताइए कितना कार्बन हो सकता है इसमें, सोच के बताइए मिनिमम कितना कार्बन हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ ऑलिगोसैकराइड में ये बनता है बाई, इसमें होते हैं 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड, समझ रहे ना। तो अगर 2 मोनोसैकराइड है, ये एक मोनोसैकराइड हो गया, एक ही हो गया, 2 आपस में जुड़ गया, क्या बन गया ऑलिगोसैकराइड। 3 भी जुड़ सकता है, 4 भी जुड़ सकता है, 5, 10 तक जुड़ सकता है, ठीक है। तो अगर 2 जुड़ेंगे तो कितना कार्बन आएगा, कार्बन डिपेंड करता है कि कौन से मोनोसैकराइड जुड़े हुए हैं, वो डिपेंड करता है कि वो ट्राइबल सुपर जुड़ी हुई है कि 4 कार्बन वाला जुड़ा है कि 5 कार्बन वाला, उसके बेसिस पर। हाँ ये कह सकते हैं कि सबसे कम कौन सा होगा, तो सबसे कम से कम 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलिगोसैकराइड में इसके जो टाइप है, एक चीज और, ऑलिगोसैकराइड में मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड किससे बनेगा, डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव होगा, चाहे पेप्टाइड हो चाहे कौन सा है एस्टर लिंकेज हो, जो आपको न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलती है, और एक ही ग्लाइकोसिड, सब डिहाइड्रेशन से बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। इसका टाइप में देखिए डाइसैकराइड, टाइप में डाइसैकराइड। डाइसैकराइड में कितना मोनोसैकराइड होगा, 2 मोनोसैकराइड। इसके बाद ट्राइसैकराइड होता है, और आगे से टेट्रा पेट्रा होता चला जाएगा, डेका तक होता है। डाइसैकराइड आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है क्या चीज, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया और माल्टोज हो गया, उसके बाद लैक्टोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, केन शुगर, गन्ने में केन शुगर जो होती है। टेबल शुगर कौन सी है, टेबल शुगर यही है, आपके टेबल पर, खाने की टेबल पर यही शुगर रहती है, इसी को टेबल शुगर भी बोलते हैं। समझ में आया। तो ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया, ये बनता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, ठीक है। और माल्टोज जो है ये क्या है, इसमें 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या बनेगा, माल्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर, इसमें एक ग्लूकोज और
प्लस एक इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड जानते ही हैं कहाँ है, मिल्क में। तो माल्टोज कहाँ होती है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। समझ में आया, माल्ट जिसको आप बोलते हैं माल्ट में होती है शुगर। ये हो गया, सीधे पढ़ना है सब बात। ट्राइसेक्राइड के एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा रैपिनोस, बस। इसलिए ये ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल आगे नहीं आता, सीधे आ जाएगा ऑलिगोसेक्राइड। बुक में ये सब तैयारी नहीं है, बुक में क्या दिया है, पॉलीसेक्राइड पढ़ना है इसके पास। तो आगे देखते हैं पॉलीसेक्राइड। इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं ग्लाइकेन्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन्स। लिखिएगा, पॉलीसेक्राइड आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स। बता देंगे पॉलीसेक्राइड में होता क्या है, तो आप कहेंगे बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड। बहुत सारे का सेंस क्या है, कितने, हाँ, मोर देन 10, क्योंकि 10 तो वहाँ तक था। 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑलिगोसेक्राइड। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि 11 से लेकर के, नहीं, सीधे बोलेंगे हजारों में बात होती है, बीच में नहीं होते हैं फिर कुछ ऐसा। ठीक है कि 50 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ गया, ऐसा नहीं होता। हजारों में बात होती है, हजारों की संख्या में मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, हजारों की संख्या में ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या बनता है, आप बोलते हैं स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, ये सब बनता है ना। तो यहाँ पर थाउजेंड्स की संख्या में ऊपर सेवरल पॉलीसेक्राइड बनता है बाय सेवरल मोनोसेक्राइड। बहुत सारे मोनोसेक्राइड, मतलब कितने, थाउजेंड्स होते हैं आपस में। किस बॉन्ड से जुड़े रहेंगे सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये पॉलीसेक्राइड हैं, इनके टाइप्स होते हैं, देखिए या इनके एग्जाम्पल, इनके सीधे में टाइप्स बता रहा हूँ। तो टाइप्स में है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है, और एक क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ये किसके बेसिस पर मैंने डिवाइड किया है, तो आप कहेंगे ये मैंने फंक्शन के बेसिस पर किया है, वो काम क्या कर रहे हैं। इससे बहुत सारे होते हैं, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, बहुत सारे पॉलीसेक्राइड हैं। तो फंक्शन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन काम किया गया। ठीक है, स्टोरेज क्या करेंगे, किसी चीज को स्टोर, जो पॉलीसेक्राइड भोजन को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। और जो प्लांट बॉडी में या ह्यूमन में या एनिमल्स में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, आकार देते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे, इनका फंक्शन स्ट्रक्चर है। अब स्टोरेज में आप सीधे पढ़ते हैं भोजन को स्टोर करने वाला या तो स्टार्च होता है या फिर ग्लाइकोजन होता है, सही होता है ना। और कोई भोजन को इनोलिन, इनोलिन है, भोजन को स्टोर करता है, डहेलिया में होता है इनोलिन। ये कहाँ मिलेगा आपको, डहेलिया की रूट्स में मिलेगा। ठीक है, किसका पॉलीमर है, अभी इन सबको तो समझाएंगे, इसको लिख लीजिएगा, ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। ये किससे बनता है, ये फ्रक्टोज के पॉलीमराइजेशन से बनेगा इनोलिन। स्ट्रक्चर में देखिए इसमें आता है सेलुलोज, आता है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज सेल वॉल बनाएगा, और सेल वॉल है तो प्लांट में तभी तो स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। प्लांट में सेल को स्ट्रक्चर कौन देता है, सेल वॉल, सेलुलोज। काइटिन बन जाएगी सेल वॉल, काइटिन भी है वो सेल वॉल स्ट्रक्चर देती है। और कौन सा बताइए, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें आता है, सेल वॉल को कौन स्ट्रक्चर देगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पैक्टिन पार्ट है ना, सेल वॉल में होता है पैक्टिन। पैक्टिन की क्या स्ट्रक्चर होगा? और कोई हाई एल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, हाई एल्यूरोनिक एसिड। इसके बाद में ये तो क्या फंक्शन के आधार पर डिवाइड। अब है देखिए, एक चीज मैंने बताया तो ध्यान से देखिए, जितने प्रोटीन्स होते हैं ऑल प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स, मन में आता ना, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट हेटेरोपॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो ये अगर कहेंगे पॉलीसैकेराइड को दूसरे किसी टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, तो टाइप फिर से हम बता रहे हैं कौन सा वाला, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। समझ रहे हैं? बेसिस क्या है? ये किसके आधार पर है कि उसमें यूनिट सेम है कि डिफरेंट है? मतलब जो पॉलीसैकेराइड बने हैं ये सारे, ये तो काम के आधार पर हो गया। अब है कि इसमें जो यूनिट है, इकाइयाँ हैं, वो सेम है कि डिफरेंट इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर इकाई के आधार पर कैसा मोनोमर लगा है, सेम है कि डिफरेंट। होमो में जानते हैं कि सभी यूनिट क्या होती हैं, सेम। सारी यूनिट क्या होगा, सेम होगा। बताइए कहाँ सारा यूनिट सेम होता है? स्टार्च में होता है सारा यूनिट, ग्लाइकोजन में होता है, यूरिन में सारा सेम है, सेलुलोज में सेम है, और काइटिन में भी सेम है, ठीक है। कितनी जगह पर सेम है? लिखेंगे स्टार्च है और ग्लाइकोजन हो गया, फेनोलिक, ठीक है, और सेलुलोज काइटिन हो गया। कुछ चीज़ों तो हमको अभी बताना है, डायग्राम में दिया, स्टार्च के स्ट्रक्चर बताएंगे अभी हम, ग्लाइकोजन के बताएंगे, और थोड़ा सा सेल, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए, इन्युलिन मैंने बता दिया किसका पॉलीमर है, तो प्योर फ्रक्टोज है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। सारा यूनिट क्या है, एक ऐसा फ्रक्टोज वाला है, तो होमोपॉलीसैकेराइड। काइटिन भी क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, NAG का, लिखेंगे पॉलीमर है ऑफ NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ आएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो हेटेरो में जो बच्चा वो लिख लीजिए, इसमें आप लिखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन। मैं बता चुका हूँ इसमें यूनिट जो रहेगा इकाई, अलग अलग इकाई है, दो तरीके का इकाई है इसकी, ठीक है। वहाँ तो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड था, यहाँ यूरानिक एसिड दिया जाता है। और कौन सा है इसमें, हेमिसेलुलोज हो गया, तो बच्चा सब लिख सकते हैं हेमिसेलुलोज। और कौन सा, पैक्टिन हो गया, पैक्टिन हाई एल्यूरोनिक एसिड हो गया, लिख लीजिएगा। बस बहुत है, समझ में आया हो गया। अब सीधे स्ट्रक्चर आएगा तो कुछ बताएगा, वो क्या है ना, कोई आया है वो निकालिए, ठीक है। टॉपिक में कर दीजिएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन दिया हो, कौन सा वाला, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वाला, बता देते हैं। सीधे आ जाइए, स्टार्च की स्ट्रक्चर, उसमें जो स्ट्रक्चर दिया है वो स्टार्च का है, और हम लोग उसके बाद किसको पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। देखिए कोई बताएगा स्टार्च में किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, अब क्या बनेगा, स्टार्च। तो ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के टाइप होते हैं, ठीक है, बोलते हैं अल्फा 1,4, बीटा 1,4। समझ में आ रहा है, इसी को समझना है। इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। ध्यान रखना आपको, स्टार्च में। सेलुलोज में होता है बीटा 1,4, सेलुलोज में क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक।
ब्रांच पर। ग्लूकोज को हम रिंग स्ट्रक्चर में बना सकते हैं और लीनियर स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का डायग्राम होता है। अगर ये स्ट्रक्चर बताइए ग्लूकोज की कौन सी है तो बोलेंगे ये रिंग स्ट्रक्चर है। कौन सा है ये? रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पायरोज रिंग है कि प्यूरल रिंग? प्यूरॉन रिंग, ये होता पायरॉन रिंग, सारे से होता ना। कौन सी वाली है ये? पायरॉन है ये। प्यूरॉन में ऐसे ऐसे ये बनती है प्यूरॉन। समझ में आया? ये पायरॉन रिंग है। ऐसे बना, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया 3 हो गया 4 और ये 5। 6 नंबर कार्बन यहाँ लिखा रहता है CH2OH। समझ में आया? अब आपको ध्यान का रखना है, इसमें देखिए यहाँ पर OH नीचे लगा दीजिए। 2 बार OH को लगातार नीचे कर दीजिए। 2 बार OH लगातार नीचे हो गया। अब अल्टरनेट करना, 2 के बाद ऊपर आना चाहिए। यहाँ नीचे है ना, 2 बार नीचे हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए कि ये नीचे है तो अगली बार ऊपर हो गया, ऊपर, इसके बाद नीचे और यहाँ पर ऊपर है। अल्टरनेट हो रहा है, ये 2 लगातार नीचे हो गया। ये सब भी रखना है और समझाने के लिए मैंने बता दिया स्ट्रक्चर। इसमें अब ये ग्लूकोज हो गया, दूसरा ग्लूकोज जब लगेगा बगल में तो ऐसे लगेगा। यहाँ पर OH, ये 1 नंबर कार्बन पर OH नीचे लगा रहेगा और ये 4 नंबर पर ग्लूकोज आप दिखाएंगे। 4 पर भी OH कहाँ था? ये नीचे ही था। देखिए ऊपर था, ये नीचे था। ये यहाँ पर 4 पर OH नीचे आ गया और यहाँ पर हो गया CH2OH। फिर क्या देखिए और ये सब बनाया हुआ है। हमको 2 जोड़ के दिखाना है, 2 ग्लूकोज कैसे जुड़ता है वो समझना है। तो यहाँ पर ये इसका OH देख रहे हैं और इसका ये H ले लेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बॉक्स, बॉन्ड जितने बनते हैं चाहे पेप्टाइड हो या एस्टर लिंकेज जो बनती है, एस्टर सब डिहाइड्रेशन से बनते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना चाहिए। ये वाटर रिलीज हो जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पर O बचेगा। बच गया ना? ये 1 और 4 है। इसका 1 नंबर का OH और चौथे नंबर पर OH था, आपस में बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए अल्फा बीटा पोजीशन जानते होंगे सब लोग ना। ग्लूकोज पर मैं कहूँ ये कार्बन अगर ये OH नीचे लगा है, यहाँ पर OH नीचे था ना, ये अल्फा पोजीशन है कि बीटा पोजीशन? OH मॉलिक्यूल अगर नीचे लगा है रिंग स्ट्रक्चर में, ये नीचे लगा है, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर भी नीचे, और नीचे वाले जो होते हैं ये वाले अल्फा पोजीशन पर है कि बीटा पोजीशन? अल्फा होता है, बीटा पोजीशन पर ये OH ऊपर हो जाता है। समझ रहे हैं ना? बीटा अगर जो ग्लूकोज है, जितनी भी शुगर होती हैं या तो वो अल्फा फॉर्म में मिलेगी या बीटा। समझ रहे हैं ना? अमीनो एसिड में तो यही था, अल्फा और बीटा। क्योंकि जो प्लेन पोलराइज लाइट को, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाएगा वो क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक क्या होता है? लीवो रोटेटरी। तो ऐसे यहाँ अल्फा बीटा फॉर्म में होती है। देखने को अल्फा नीचे हुआ है और बीटा पर ऊपर हो जाएगा। बीटा ग्लूकोज पर OH कहाँ नजर आना चाहिए? ऊपर। ये डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो भी 2 अल्फा, ये जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अल्फा ग्लूकोज हैं। तो अल्फा 1 बीटा, तो अल्फा 1 अल्फा 4, समझ रहे हैं ना? मैंने लिखा ना अल्फा 1 4। 1 नंबर कार्बन और चौथे नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। ये पोजीशन कौन सी है? अल्फा। ये अल्फा है। समझ में आया? इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अब एक चीज समझना, देखिए स्टार्च जो है, स्टार्च में 2 प्रकार का चेन देखने को मिलता है, एमाइलोज चेन और एमाइलोबैक्टीन चेन। 2 प्रकार की आपको श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी स्टार्च। एमाइलोज चेन जो होती है वो कैसी चेन है? सीधी चेन है, स्ट्रेट है बिल्कुल। स्ट्रेट का मतलब इस तरीके से, ये है स्ट्रेट चेन। और ये कैसी होती है? ब्रांच। इसमें ब्रांचिंग होती है इस चेन में। जैसे देखिए मैं ये बना रहा हूँ,
सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीटा अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं। कैसे बॉन्ड बनता बता दिया। ये ऐसी चेन को क्या बोलेंगे, सीधी चेन है ये ग्लूकोज की एमाइडो से। और इस वाली चेन में देखिए, इस वाली चेन में क्या है, ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग है ठीक है, लेकिन एक तो स्ट्रेट तो होगा ही ना। ये सीधी चेन गई, यहाँ से ब्रांच हो गया, फिर ये सीधी गई, फिर यहाँ से ब्रांचिंग, समझ है ना। तो इस वाली चेन में क्या है, ब्रांचिंग है, और इस वाली चेन में स्ट्रेट है। दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, कुछ ये होगा और कुछ ये होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में ध्यान रखना है। इसमें बोलेंगे बॉन्ड कौन सा है, कि सीधा वाला बॉन्ड कौन सा है, 1,4, तो कौन सा 1,4 है, अल्फा 1,4, ये सब अल्फा 1,4 है। इस वाले में अगर कहा जाए एमाइलोपेक्टिन में कितने प्रकार के बॉन्ड, 2 प्रकार के, क्योंकि जहाँ तक सीधा चलेगा सब अल्फा 1,4 है, सब अल्फा 1,4, ये भी अल्फा 1,4 हो गया। लेकिन जहाँ से ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग समझ रहे हैं, सीधी लाइन यहाँ पर टर्न हो गया, रास्ता जहाँ से टर्न होता है, चाहे दाएं चाहे बाएं ब्रांचिंग हो रही है, टर्निंग पॉइंट और अल्फा 1,6 है। 1,6 समझ है ना, इसका पहले नंबर कार्बन, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज का 6वां कार्बन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, इसका पहला और इसका चौथे पर जो OH लगा वो बॉन्ड, यहाँ इसका पहला OH और इसका 6वें पर जो OH लगा देगा, 6वें पर OH होता है ना, ऊपर लगा होता है, समझ आया, वो बॉन्ड होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रांचिंग पॉइंट पर, मतलब एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें आपको अल्फा 1,4 भी मिलेगा और अल्फा 1,6 भी मिलेगा। 1,6 होगा एट ब्रांचिंग पॉइंट, ब्रांचिंग पॉइंट पर। यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, यदि अल्फा 1,6 है, यहाँ ब्रांचिंग हुई है ना, ये अल्फा 1,6 वाला यही है एरोपेक्टिन, ठीक है, ये हो गया। अब मेन स्टार्च का बुक में, अब देखिए बुक में बनाया गया डायग्राम, वो स्टार्च का एलिमेंट देखिए, इस चीज़ का क्या लिखा है, सैल्यूट दे दिया, क्या है, हाँ हमको लिखा ला, हम पलट लेंगे, हमको बुक दे दो बस। ये देखिए पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन के दिए इन्होंने, डायग्राम किसका दिया है, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को आज नहीं दिखा दिए, एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन स्टार्च में क्या अंतर होता है वो समझा देगा, समझ आया। डायग्राम बुक में ग्लाइकोजन हटा दें इसको, अब लिखते हैं ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर यही है कि इसमें ओनली एमाइलोपेक्टिन है, एक ही प्रकार का श्रृंखला होता है, उस श्रृंखला का नाम क्या है, एमाइलोपेक्टिन। जबकि स्टार्च में 2 प्रकार की चेन होती है, कुछ चेन एकदम सीधी सीधी होती हैं, उनको एमाइलेज, और कुछ चेन क्या होती है, ब्रांचिंग वाली, उनको एमाइलोपेक्टिन। यहाँ पर केवल आपको एमाइलोपेक्टिन ही नजर आएगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में थोड़ा सा अंतर है। इसके अंतर क्या है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसमें ब्रांचिंग तो ज़्यादा ही है। जैसे अगर उसका मैं एमाइलोपेक्टिन बनाता हूँ, इसका स्टार्च का, तो मैंने कुछ ऐसे बनाया, देख रहे थे, इसमें ब्रांचिंग कम है ना, और इसका एमाइलोपेक्टिन देख लेंगे तो उसमें ब्रांचिंग अंतराल मिलेगी, देखिए बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नजर आएगी, यही डिफरेंस, हाईली ब्रांच। एमाइलोपेक्टिन तो होता है, बट क्या है, ये हाईली ब्रांच, समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा ब्रांच। अब डिफरेंस समझ में आ गया, और क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा समझ लीजिए। स्टार्च जो है, स्टार्च एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो गिव्स ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू और ब्लैक कलर विद आयोडीन। क्वेश्चन आता है कि स्टार्च भी आयोडीन के साथ काला रंग क्यों देता है। अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन मिला दिया जाए तो स्टार्च कैसा हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू हो जाएगा।
और नहीं समझ में आता है तो लेबोरेटरी में आयोडीन रखा होता है, इतनी बड़ी बॉटल में होता है आयोडीन, ठीक है। आलू ले जाइए, थोड़ा सा उबला हुआ रहता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, उस पर आयोडीन मिलाई तुरंत ब्लू कलर आ जाएगा, क्योंकि पोटैटो में क्या है, स्टार्च है ना। तो जहाँ जहाँ स्टार्च है, राइस होगा, राइस ले जाइएगा, उबला हुआ राइस, उस पर आयोडीन मिलाइए, ब्लैक कलर। लेकिन ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, ये सब कलर नहीं देते हैं, ये सब ब्लैक कलर नहीं देते हैं। क्वेश्चन आता है यही का ब्लैक कलर देगा आयोडीन के साथ, ये क्यों करता है, तो आप बोलेंगे इसका रीजन क्या है, बिकॉज आयोडीन जो है, आयोडीन वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप इन हेलिक्स, हेलिक्स ऑफ स्टार्च चेन। स्टार्च में जो श्रृंखलाएं हैं, कौन सी श्रृंखला है इसके अंदर, इसके अंदर एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन। दोनों श्रृंखलाओं में अगर एक चीज और समझना है आपको, स्टार्च में जो एमाइलोज चेन होती है, एमाइलोज वाली, वो नॉट स्ट्रेट, वो सीधे नहीं है, ये लाइन लिखा है, मैंने अभी समझाने के लिए आपको बताया था कि स्टार्च में एमाइलोज चेन ऐसी होती है ना, लेकिन सीधा वास्तविक रूप से नहीं होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होती है, हेलिक्स समझ रहे हैं, जैसे डीएनए होता है ना, हेलिक्स की फॉर्म में इस तरीके से होता है, तो हेलिक्स की फॉर्म में ये चीज कैसे है, हेलिक्स की फॉर्म, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, तब क्या है, इन हेलिक्स। आयोडीन मॉलिक्यूल यहाँ आकर के फंस जाते हैं और वापस निकल नहीं पाते हैं, लिखा मैंने ना, आयोडीन ट्रैप्स इन द हेलिक्स ऑफ, इसमें हेलिक्स ऑफ एमाइलोज चेन लिखेंगे, यहाँ बना लीजिएगा, एमाइलोज या फिर एमाइलोपेक्टिन, किसी भी चेन में, क्योंकि अगर एमाइलोपेक्टिन को बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्या बनाएंगे, हेलिक्स बनाएंगे, हेलिक्स ही बनेगा, समझिए स्ट्रेट चेन नहीं रहती है, सीधा स्ट्रेट बनाया तो गया है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है। आयोडीन उस हेलिक्स के बीच में जाकर के फंस जाता है, जैसे आपके पास स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में कोई चीज़ ऐसे फंसा दीजिए और फंस जाएगा, कि वो यहाँ निकलेगा, फंसा रह जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है वहाँ पर। आगे देखिए, इसके बाद स्टार्च देता है, सेलुलोज कलर नहीं देता है, सेलुलोज जो है नॉट गिव, ग्लाइकोजन भी नहीं देता है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज डू नॉट गिव ब्लू कलर, क्यों नहीं देते हैं, तो रीजन समझ लीजिए, आयोडीन, आयोडीन के साथ जो है कलर नहीं देते हैं ऐसा ब्लू और ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लू या ब्लैक कलर, दोनों का कारण अलग अलग है। जो आपकी सेलुलोज वाली श्रृंखला होती है वो स्ट्रेट है, सीधी क्या है, स्ट्रेट। अब बताइए, इसके ऊपर अगर आयोडीन गिराएंगे तो आयोडीन फिसल कर निकल जाएगा, आगे निकलेगा ही नहीं। हेलिक्स होता तो कुछ फंसता भी, आयोडीन हेलिक्स नहीं है, स्टार्च सेलुलोज में हेलिक्स नहीं होता, स्ट्रेट है। यहाँ ग्लाइकोजन में तो आता है, ग्लाइकोजन में कौन सी श्रृंखला है, बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन वाली है, देखिए हेलिक्स ये बना, टाइमिंग पॉइंट से ये जहाँ से ब्रांचिंग हुई है ये हुआ, लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पर ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है कि वो हाईली ब्रांच होने की वजह से आयोडीन अंदर एंटर नहीं कर पाता, आयोडीन हेलिक्स में इंटर ही नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो चुकी है, ठीक है। एक होता है कि लेस ब्रांचिंग, ये हुआ, यहाँ जगह खुला दिख रहा है, क्योंकि जब तक हेलिक्स में जो खुली जगह, स्प्रिंग के बीच में जो जगह होती दिखनी तो चाहिए, तभी तो आयोडीन ट्रैप होगा, वो जगह ही नहीं दिखती इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से, स्पेस ही नहीं नजर आ रहा है, समझ लेना। उसका कारण क्या है, ये हाईली ब्रांच है, इसके कलर नहीं देता, इसमें ध्यान रखना, एमाइलोपेक्टिन है, ये हो गया, ये सब लिखा हुआ है इसमें।
एक चीज़ और समझ लीजिएगा, किसी भी पॉलीसैकेराइड की श्रृंखला में एक एंड, जैसे मैंने बताया था प्रोटीन की एक श्रृंखला में एक साइड एंड टर्मिनल होता है लेफ्ट वाला, और राइट एंड क्या होता है, सी टर्मिनल। ऐसे ही स्टार्च की श्रृंखला है या कोई भी पॉलीसैकेराइड, उसमें पहला जो किनारे लेफ्ट एंड होगा और रिड्यूसिंग एंड, और दूसरा वाला क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। लिख दीजिएगा एंड पॉलीसैकेराइड, किसी भी पॉलीसैकेराइड में चेन लेफ्ट चेन जो होता है, लेफ्ट एंड क्या है, वो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं इसको। एंड राइट एंड जो होता है, राइट एंड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। जो पेपर बना होता है, पेपर वो किसका बना होता है, तो बताएंगे कि बुक किस चीज़ की बनी हुई है, कॉपी किस चीज़ की बनी है, कौन सा पॉलीसैकेराइड इसमें है पेपर में। सेलुलोज होता है, क्योंकि कहाँ से आया पेपर, प्लांट से बनता है ना, प्लांट का प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो सेलुलोज है इसमें लिखा हुआ, पेपर में कौन सा होगा, सेलुलोज, ठीक है। कॉटन में कौन सा है, कॉटन के जो धागे होते हैं, तो कॉटन भी सेलुलोजिक फाइबर्स है। कैसा धागा है, सेलुलोज वाला धागा है। अंडरलाइन कर लीजिए, 111 पेज नंबर पर लिखा हुआ ये लाइन। एक चीज़ और अंडरलाइन कर लीजिएगा, जितने कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, वो सब क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स, ठीक है। लिखिएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर होमोपॉलीमर्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादातर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर समझ रहे हैं। जैसे स्टार्च अगर कहा जाए क्या है, सिंपल पॉलीसैकेराइड है कि कॉम्प्लेक्स, कहेंगे कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। ये जितने जिसमें सिंगल यूनिट जुड़ा होता है, एक ही तरीके का यूनिट है, वो सब क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स हो गया, सब खत्म हो गया ये। अब मैं क्वेश्चन बता दूं, 2-4 क्वेश्चन लाइए जल्दी से 10 मिनट में। हाँ, कोई लाया है वो, कोई नहीं लाया, तब बताइए। क्या कह रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। चुप हो जा रही, सुनने दो। हाँ, रुबिस्को एंजाइम एक एंजाइम, वो पॉलीसैकेराइड नहीं है, वो एंजाइम है। एंजाइम अलग चीज़ है, पॉलीसैकेराइड अलग। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। राइबोस, राइबोलोस, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड। राइबोस हो गया, डीऑक्सी राइबोस हो गया, ठीक है। कौन नहीं आ रहा है, राइबोलोस हो गया। तब क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं लाए कोई, मोबाइल पर हैं, दिखाएंगे जल्दी से, 5 मिनट में दिखाइए तो करा दें, तुरंत खोजिए। जो आया हुआ है वही बताना। अब टेस्ट थोड़ा सा रेगुलर नहीं होगा, कारण 1 घंटे की क्लास चलेगी, 1 घंटे में 85 मिनट मान के चलिए अब, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट चलेगा, तो टेस्ट होने के लिए देखिए कम से कम आपके पास आधा घंटे का टाइम होना चाहिए। वो आधे घंटे का टाइम मिलता भी नहीं है, क्योंकि फिर पढ़ाएंगे क्या। हाँ, बिल्कुल चलवाइए, बहुत अच्छी बात है, संडे को चलवाइए। अभी 2 दिन तो बर्बाद हो गया, देख रहे हैं, 2 अक्टूबर और संडे चला गया, ऐसे ही बड़ा दिख रहा है।
इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, इज द मोस्ट अबंडेंट, ये तो मैंने बता दिया था आपको। सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन रुबिस्को, सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम रुबिस्को। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट भी पूछा है। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड आ गया नहीं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर की बात करेंगे तो रुबिस्को है, और एनिमल वर्ल्ड में कौन सी है, कोलेजन। ठीक है, आगे बढ़ जाए इसी पे। सेलुलोज हैज ए फंक्शन ऑफ, सेलुलोज में किस चीज़ का फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑप्शन सुन लीजिए। इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, सॉरी कोलिजन लिखा, कोलिजन हैज ए फंक्शन ऑफ, कोलिजन क्या करता है, सीधे सबको पता है कोलिजन क्या करता है। कोलिजन फाइबर्स होते हैं ना, ग्राउंड सब्सटेंस बनाते नहीं हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा हुआ है कि धागे होते हैं प्रोटीन के बने हुए, उनको क्या बोलते हैं, कोलिजन। ठीक है, जिसमें लिखा गया ऑप्शन में इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, मतलब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है कोलिजन। और तीसरा बोथ 1 and 2, और चौथा है नन। तो पहला ऑप्शन सही है। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में GLUT4 रिसेप्टर, जो क्या है, एक प्रोटीन है, समझ में आया, सेल में होती है, वो हेल्प करती है। अगला, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। बोल रहा है कि एक प्रोटीन की चेन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उसमें 10 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। 10 ग्लाइसिन लगा, सोच के बताइए थोड़ा सा। ग्लाइसिन का मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ग्लाइसिन क्या होता है, C हो गया, COOH, NH2, H और H, ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ना। अगर ऐसे 10 ग्लाइसिन लगा दिए जाएं तो उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे बताइए। 10 ऐसे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लगा दिए जाएं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आएगा ना, जैसे किसका, प्रोटीन का, वो क्या निकल करके आएगा। 10 बार जोड़ रहे हो क्या, नहीं जोड़ा जाएगा, बताइए कोई। अब यही कहेंगे ना कि इसको 10 बार, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कितने कार्बन है देख लें, ग्लाइसिन में कितना कार्बन, कितना ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर। बताइए, 10 से मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट, हाँ, और कुछ घटाए बढ़ाए हैं कि यही है, घटेगा कुछ इसमें, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा ना, पहले तो आप देखिए कि 10 ग्लाइसिन जब जुड़ेगा, ऐसा 10 स्ट्रक्चर सामने रखे जोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 स्ट्रक्चर, 2 ग्लाइसिन एक ये है, अरे बगल में ग्लाइसिन आएंगे, एक वही होगा ना, CH और COOH, इसका जब भी जुड़ेगा तो एक पार्टनर नहीं निकलेगा क्या। तो पहले देखना है कितना पार्टनर, क्योंकि 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये पता होना चाहिए। जितने अमीनो एसिड जुड़ते हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, क्लास ना, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या एक कम रहती है। तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड आपको क्लियर हो गया। 9 पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब 9 वाटर मॉलिक्यूल भी निकलना चाहिए, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा वहाँ से। तो इसमें जो फार्मूला है इसका ना, इसमें देख लीजिए कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, सब में आप 10 में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, पूरे फॉर्मूले में जो स्ट्रक्चर है ना, क्या स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितना कार्बन है तो बोलेंगे कार्बन 2 है, कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन लीजिए तो ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन 5 है, ये ना सर, यही है ना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जितना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा उसमें से 9 H2 माइनस कर देंगे। 9 H2 का मतलब 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के माइनस करेंगे और 9 मॉलिक्यूल 18 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। तो एक फार्मूला बनेगा, उसमें कितना कार्बन हो रहेगा, कितना हाइड्रोजन, ये सब लिखा हुआ रहेगा। क्या आ रहा है, 588 क्या,
मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वो फॉर्मूला पूछ रहा है कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। जैसे लिख रहा है कि C1H12 इस तरीके से, घटा नहीं लेंगे क्या? हाँ बताइए, नहीं कर पाए तो हम बताएं इसको, हो जाएगा? नहीं हो पाए तो हम देख लीजिए, नहीं कर पाए एक ग्लाइसिन में जब देखते हैं, एक ग्लाइसिन में कार्बन हो गया 2, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 2 और एक 4 1 5, हाइड्रोजन हो गया 5, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिखा जाता है, ऑक्सीजन लिखा जाता है 2 और इसके बाद नाइट्रोजन लिखा जाएगा 1। ये है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा कितना 2 था ना, 10 से करेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ 5 तो 50 हो जाएगा ना, और ये 10 से ये 20 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसमें से 9 वाटर निकाले, 9 वाटर का मतलब 18 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन, तो 18 हाइड्रोजन 18 निकाल दीजिए और ऑक्सीजन कितना निकाल दीजिए, इसमें से 9 माइनस लगा दीजिए, इसके बाद नाइट्रोजन 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 11 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना आया 2 4 और 1 3, सही है, कार्बन जो है 3, ये आया था फॉर्मूला निकल के, सही है ना। बस इसमें से आपको वाटर मॉलिक्यूल गिन करके निकाल देने हैं, हाँ हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक क्या लिखा, करेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन के सही ग्रुप का नाम बताना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये बुक का क्वेश्चन है, लिखा है कोलिजन, कॉमा करके लिखा है ट्रिप्सिन, फिर कॉमा है इनुलिन, एंटीबॉडी, आगे है रिसेप्टर GLUT4, क्या है ये? अच्छा, इसमें बता रहा है कौन सी प्रोटीन एक ही समूह की है। NCERT में टेबल बना हुआ है, ठीक है, उस टेबल में लिखा है कि प्रोटीन का नाम, उसके आगे उस मतलब एक समूह का नाम, उसके आगे उसकी प्रोटीन। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हमको टेबल दिखा दीजिए, उसमें टेबल है दिखाई दो। टेबल है ना, ये नहीं प्रोटीन वाले बिल्कुल, पेज नंबर 109 एक टेबल लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटीन और उसका फंक्शन, ठीक है। ये प्रोटीन के नाम है, क्वेश्चन में भी यही दिया है, कोलिजन है, ट्रिप्सिन है, इनुलिन है, एंटीबॉडी है, रिसेप्टर है, GLUT4, समझ रहे ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ग्रुप ऑफ द प्रोटीन, इसमें से कौन सा समूह प्रोटीन का समूह सही है, ठीक है, प्रोटीन का सही समूह है। तो इसमें आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में प्रोटीन के अलावा भी कुछ चीज़ लिखी हुई है क्या, क्योंकि सबके सब प्रोटीन ही लिखा, जहाँ सबका सब प्रोटीन लिखा गया होगा सारी चीज़ें प्रोटीन होंगी, वो सही ऑप्शन माना जाएगा। जैसे देखिए, एक ऑप्शन में इसने लिख रहा है लेसिथिन, अब बताइए लेसिथिन क्या है? प्रोटीन है? लेसिथिन प्रोटीन का नाम नहीं, लेसिथिन है लिपिड है, सेल मेम्ब्रेन में मिलने वाला फॉस्फोलिपिड का नाम क्या होता है? लेसिथिन। तो लेसिथिन को हम जहाँ जहाँ लिखा रहेगा जिस ऑप्शन में हटा देंगे, क्योंकि प्रोटीन नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लेसिथिन देखिए कितने, 3 ऑप्शन में लेसिथिन लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में कई प्रकार की ये 5 प्रोटीन लिखी हुई हैं। एक ऑप्शन में ये 5-6 जो प्रोटीन लिखी है उनको कॉपी कर दिया है, तो सबके सब प्रोटीन है ना ये। बाकी ऑप्शन में बीच में लेसिथिन डाल दिया 3 ऑप्शन में, तो गड़बड़ है। वो क्या है? वो है लिपिड। समझ में आया? हो गया ये। एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने बताया, एसेंशियल की ट्रिक मैंने बताई थी, कर ले जाएंगे, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? ध्यान सुनिएगा। इन ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज, अगर अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है?
बदल जाती है। ड्यूटेराइन तभी तो बनता है। ड्यूटेराइन क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड है, जब अमीनो एसिड को हम एसिडिक पीएच वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसके किसी जो एक साइड में होता है NH2 होता है ना, एक साइड में क्या COOH है, ठीक है। स्ट्रक्चर बदल जाएगी, इन सेंस क्या है, अब ग्रुप जो है दोनों वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज। क्या हो जाएंगे, आयोनाइज, समझ रहे हैं। एक पर NH3+ आ जाएगा और अगली बार दूसरे पर COO- हो जाएगा। तो ये सही है, क्योंकि अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच में रखेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा। दूसरा पूछा ये था इनकरेक्ट। दूसरा है इसमें ऑप्शन प्रोटीन इज द होमोपॉलीमर। आपको गलत बताना है, पहला तो सही हो गया, प्रोटीन क्या, होमोपॉलीमर, यही गलत हो गया। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर। कभी प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं होते हैं, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व सिंथेसाइज बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं नॉन एसेंशियल, सही है। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बनाती है, एसेंशियल हम लोग बाहर से लेते हैं। अगला था ऑप्शन डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। हम जो खाने में अमीनो एसिड लेते हैं अपनी डाइट में, वो एसेंशियल होते हैं कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। अगली बार, ठीक है, तो आप लोग जाइए अगली बार, ठीक है।